तो स्पष्ट रूप से ये वॉर 25 आपको बता रही है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जो परिस्थितियां हैं वो कैसे बदल रही हैं। लेकिन क्योंकि आज विक्ट्री डे भी मनाया जा रहा था, रूस में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था और उधर साथ के साथ यूक्रेन में हमले भी जारी थे, तो जो 24 घंटे थे वो रूस और यूक्रेन के लिए कितने ज्यादा स्पेशल थे। जल्दी से जरा आज के अपडेट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जब 75 दिन युद्ध के हो चुके हों तो इस 75वें दिन में परिस्थितियां कितनी बदली हैं रूस के लिए या यूक्रेन के लिए। युद्ध 75 दिन हो चुके हैं और इन 75 दिनों के बाद यूक्रेन की तबाही का जो सिलसिला है वो अब भी नहीं रुक रहा है। इन सब के बीच रूस यूक्रेन युद्ध अपडेट में जरा जल्दी चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त युद्ध के बीच रूस मना रहा है 77वां विजय दिवस। हमने लगातार इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर किया गया विक्ट्री परेड और यही था शक्ति प्रदर्शन। अपनी जमीन पर लड़ रहे हैं रूसी सैनिक, पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है। परेड में रूस ने महाविनाशक हथियारों का प्रदर्शन कर पश्चिमी देशों को बता दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। G7 देशों ने उधर रूसी तेल पर बैन लगाने का भी फैसला लिया है, लेकिन क्या इससे रूस को कोई इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी एक सवाल होगा। बंदरगाह शहर मारियोपोल में अब भी संघर्ष जारी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के लिए। वहीं जिल बाइडेन ने यूक्रेन की आघोषित यात्रा की है। जो बाइडेन की वाइफ है उन्होंने आघोषित यात्रा की, लेकिन ये 75वें दिन यात्रा का क्या मायने हैं ये भी समझना होगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी यूक्रेन का आघोषित दौरा किया और इसी के साथ साथ स्पष्ट कर दिया है मानवता के लिए, मानवता के विरुद्ध ये लड़ाई वो बता रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए क्या वो हो रहा है, ये भी एक सवाल है। इन सब के बीच रूस ने लवीव शहर पर भी अटैक जारी रखा है। 1.5 अरब डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट कनाडा ने देने की घोषणा कर दी है, तो फिर मानवता पर युद्ध और मानवता पर खतरा रोकने की जो परिस्थिति है वो पैदा कैसे होगी। रूस ने कई युद्धपोत को काला सागर में उतार दिया है। रूस अपनी स्ट्रैटेजी पर अब भी कायम है, अब भी वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। आइए इसी अपडेट के साथ अब सीरियली चलते हैं अपने गेस्ट पैनल के साथ। हमारे साथ दो विशेष अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं, बड़े डिग्निटरीज हैं। मैं स्वागत करती हूं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, जाने माने तेज तरह रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल AK श्रीवास्तव स्क्रीन पर लेकर आए। जय हिंद सर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में एक बार फिर से। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आप दोनों ने हमारे लिए समय निकाला। जरा जल्दी से स्क्रीन पर हमारे दोनों गेस्ट को लेके आए। एक बार फिर से आप दोनों स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सर, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत स्वागत। श्रीवास्तव सर मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि देखिए 75 दिन हो रहे हैं इस युद्ध के और इन 75 दिनों में हमने कई बार इस डिबेट से ही एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमें तय करना होगा, दुनिया को यह तय करना होगा कि राष्ट्रवाद और संप्रभुता की असली लड़ाई कौन लड़ रहा है। आज पुतिन एक स्टेटमेंट देते हैं कि यूक्रेन की धरती से हम मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। What does it mean, sir? देखो ये तो सच्चाई ये है कि रूस अपने हिसाब से लड़ रहा है। रूस समझ रहा है कि जो लड़ाई वो लड़ रहा है यूक्रेन के अंदर वो अपने मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, स्पेशली डॉनबास के इलाके में। स्पेशली जो उन्होंने मेंशन किया वो उन्होंने लुहांस्क और डोनेत्स्क में जो लड़ाई हो रही है अभी ईस्ट यूक्रेन में उसके बारे को देखते हुए। मगर ये कि अब इसको लगता है ये लंबी खिंचेगी, जिसमें कोई पता नहीं चल रहा कि जो रूस ने सोचा था कि वो जल्दी से जल्दी विक्ट्री प्राप्त कर लेगा वो हुआ नहीं है। अब वो ईस्ट यूक्रेन की तरफ ही पूरा का पूरा अपना जो मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर रखी है, मगर अभी भी मारियापोल भी उनका नहीं गिरा है। तो सच्चाई यह है कि यूक्रेन को हथियार मिलते जा रहे हैं, यूक्रेन लड़ता रहेगा। अभी तक तो डिफेंसिव हथियार मिल रहे थे जिसके अंदर आपके जेवलिन मिसाइल थी, उसके बाद स्टिंगर मिसाइल थी और स्विफ्ट ब्लेड ड्रोन थे। अब ऑफेंसिव वेपन भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं इनको नेटो से और अमेरिका से, जो कि टैंक भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, एयर डिफेंस वेपन भी हैं और आपके हेलीकॉप्टर प्लस आपकी आरटी गन्स है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से मिलिट्री कैपेबिलिटी अभी यूक्रेन की बढ़ गई है वो रूस को बहुत बड़ी टक्कर देगा और ये लड़ाई बड़ी खिंचेगी। ये लड़ाई खिंचने में अमेरिका और वो लोबी जो हथियार बेचते हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है। यूक्रेन लड़ने को तैयार है, यूक्रेन बर्बाद हो गया इसमें कोई शक नहीं, 60 से 70%। मगर यह भी सच है यूक्रेन की मिलिट्री कैपेबिलिटी बरकरार है
वो अभी तक बहुत जोरों से जवाब दे रहा रूस को। कहीं रूस को भी धक्का लगा है, रूस ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी चेंज की है। जब उसने सोचा था कि मैं नेपियर नदी से ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन बना लूंगा, वो नहीं हुआ। अब उसका फोकस डोनबास एरिया में है, ईस्ट यूक्रेन में। अब लड़ाई किस मोड़ जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। यह भी सच है कि रूस की स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, रूस ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। रूस की स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये था कमरागा साहब कि हम चाहे रूस की बात कर लें या यूक्रेन की बात कर लें, दोनों तरफ से कहा जाता है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मातृभूमि की रक्षा, राष्ट्रवाद, संप्रभुता, जो मेरा सवाल था, असली मायने रूस और यूक्रेन में से किसके लिए ज्यादा है? क्योंकि अगर रूस ये कहता है कि दुनिया में दोबारा विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति ना बने, हम इसलिए युद्ध कर रहे हैं, हम यूक्रेन की धरती पर अपनी ही मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, और उधर जेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई हम तो संप्रभुता के लिए, आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो दोनों ही एक बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों की बातों में अंतर और दोनों की बातों के मायने किस तरीके से लिए जाएं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस, कोई बेसिस होता है जंग का, कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं जंग के। जंग तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो रशिया ये कह रहा है कि हमारी जो उनकी सिक्योरिटी है, नेशनल इंटीग्रिटी है, उसको खतरा हो रहा था यूक्रेन से, क्योंकि वो नेटो का मेंबर बनना चाहता था, और नेटो के मेंबर बनने के बाद मतलब ये है कि वहाँ पे नेटो अपने मिसाइल्स वहाँ पे डिप्लॉय करेगा, न्यूक्लियर भी हो सकते हैं उसमें, और घेराबंदी उसकी चारों तरफ से हो रही थी। रूस बार बार ये कह रहा था कि जो उसकी पुरानी रिपब्लिक्स थी, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उसमें से बहुत से देश नेटो के मेंबर बन गए हैं, और वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स और यूरोपियन ट्रूप्स भी डिप्लॉयड है। तो वो नहीं चाहता कि वो वहाँ पे आए, और उसको एक खतरा महसूस होता था। ये उनकी बेसिस है। और पुतिन बार बार पैट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। रशिया के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। अकेला मुल्क है रूस, और जनता की सपोर्ट वॉर के लिए जरूरी है कि नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया जाए वहाँ पे, और वो उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे पुतिन को इस समय काफी सपोर्ट भी हासिल है आम जनता को। रशिया की जो आम जनता है, उसकी इच्छाएं हैं कि रशिया दोबारा से एक बड़ा शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज करे, और उसको लगता है कि पुतिन आने वाले समय में जरूर एक शक्तिशाली देश की तरह से दोबारा से वो एक सुपर पावर बन सकता है। ये उनको उम्मीद हो गई, इसलिए कि रशिया ने पिछले 10 सालों में बहुत जबरदस्त, मैं समझता हूँ कि तरक्की की है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो या सिविलियन सेक्टर से जुड़ी हुई जो चीजें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी उन्हीं ने सबसे अच्छी अपनी वैक्सीन बना ली। और ये एक बड़ा खतरा यूरोपियन देशों को लग रहा है कि उनका मार्केट इनके हाथ से जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि रशियन प्रोडक्ट्स जो होते हैं सस्ते होते हैं, मजबूत होते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि इनके स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते होते हैं। इसीलिए सभी लोग की कोशिश है, सभी जो नेटो के मेंबर हैं वो भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, यानी टर्की और उसके अलावा रशिया, अमेरिका के एलाइज अरब देश भी इस तरह की चीजें चाह रहा है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है। यूरोप चाहता है कि रशिया को कंटेन करना, कमजोर करना, ताकि वो, देखिए आप दोनों की बात में एक चीज तो क्लियर हो गई कि अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, और इसी ऑब्जेक्टिव को ही समझने की बात थी। रशिया अगर अपने राष्ट्रवाद के लिए वो उस यूएसएसआर को दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए लड़ रहा है, तो यूक्रेन के जरिए अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश दरअसल एक व्यापार के लिए, एक मार्केट के लिए लड़ रहे हैं। ये तो तय हो चुका है। लेकिन सिवात सर, आज जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि आपने भी कहा कि ऑब्जेक्टिव जो लेकर वो आगे बढ़े थे, रशिया की तरफ से जो कदम उठाए गए थे, वो बहुत ज्यादा उस तरह से फलीभूत नहीं हुए। उनको प्री वॉर स्ट्रैटेजी में एक बदलाव करना पड़ा। लेकिन उन्होंने भले ही प्री वॉर स्ट्रैटेजी में बदलाव किया हो, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव में बदलाव नहीं किया है। वो आज भी ये कह रहे हैं कि हमारे देश को पश्चिमी देश से खतरा है, और उस खतरे को हम दूर करने के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं।
आज जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, आज जिस तरीके से हथियारों की खेप हमें सामने रेड स्क्वायर पर नजर आई, क्या आपको लगता है कि ये जो मैसेज आज विक्ट्री डे के दिन देने की कोशिश की गई है रशिया की तरफ से, जो शक्ति प्रदर्शन किया गया है, क्या पश्चिमी देश इस शक्ति को समझ पाएंगे? क्या वो समझ पाएंगे कि रूस अब भी कह रहा है कि आप भले ही बैन्स लगाइए बट हमें इसकी केयर नहीं है, हम इसके लिए राष्ट्रवाद के लिए लड़ते रहेंगे? एक ही सी बात सर। हाँ बिल्कुल, देखो लावनी, एक बात तो सच्चाई है कि जो आज मिलिट्री प्रदर्शन किया है रूस ने, वो एक प्रकार से सेरेमोनियल परेड है। और मैं ये समझता हूँ कि इस लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं रूस की छवि में कमजोरी आई है। और रूस को सबने सोचा था कि एक सेकंड मिलिट्री पावर है, एक बहुत बेहतरीन उसकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, मगर जो ये लड़ाई दिखाती है 75 दिन की, उससे कुछ ऐसा लगता है कि रूस की जो फौज जैसा सोचा था लड़ना चाहिए वैसा लड़ नहीं पाई। और यूक्रेन की फौज ने उसको बहुत बड़ी टक्कर दी है। एक देखो, जो 2 नंबर की फौज है जो $62 बिलियन खर्च करती है, हथियारों का नुमाइंदा है उसके पास, और एक कंट्री जो कि 22वें नंबर की फौज है, $2 बिलियन करती है, उसने भी उसका डट के मुकाबला किया। तो सच्चाई यह है, एक चीज बड़ी नई आई है इस वर्ल्ड में और वर्ल्ड ऑर्डर में, कि आपको अगर आपकी डिफेंसिव तैयार करनी है तो वो बैटल हार्डन होनी चाहिए, उनको लड़ाई की एक प्रकार से पूरी की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ चुके हो, इससे का मतलब ये नहीं है आप सेकेंड मिलिट्री पावर बन के रहेंगे जब तक आपने ग्राउंड पे ट्रेनिंग या ग्राउंड पे आपका एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। ये सच्चाई है कि ये जो मिलिट्री पावर क्या आप डिस्प्ले करते हो, इससे आप जाहिर नहीं करते कि सच्चाई में आपकी इतनी मिलिट्री शक्ति है। और ये सच्चा हुआ है आज की तारीख में कि रूस की जो स्ट्रेटेजी चेंज हुई उसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं उनको नजर आया कि जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने करे थे वो नहीं सक्सेस हो गए, और कहीं यूक्रेन ने बहुत जबरदस्ती उसका मुकाबला किया। और जो हमने सोचा था कि रूस की फौज जी उसने वैसा नहीं करके दिखाया, उसके अंदर कहीं ना कहीं चिंक्स मिले। तो ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी नया लेसन समझ के आया है। भारत के लिए एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो रशियन इक्विपमेंट है, जो रशियन हथियार हैं, उनके अंदर भी काफी खामियां मिली हैं। इस लड़ाई के अंदर आपके T-90 टैंक काफी बर्बाद हुए हैं, T-72 टैंक बर्बाद हुए हैं। उनके जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थे उनका इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा नहीं रहा। जिस प्रकार से टैंकों का इस्तेमाल किया इस लड़ाई के अंदर, वो भी कोई काबिल तारीफ नहीं है। यूक्रेन ने काफी टैंकों को बर्बाद किया, सीनियर लीडर को माना। मेरा मतलब यह है, ये एक लड़ाई है, इसके अंदर बहुत मिलिट्री कमांडर के लेसन होंगे, और रूस को भी कहीं ना कहीं सोच विचार करना पड़ेगा कि अगर आप इंटरप्टिंग यू, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर करना होगा, और मुझे लगता है कि शायद इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि रूस ने अपने वेपन्स को या अपने लॉजिस्टिक को जो डिस्ट्रॉय किया, रूस ने क्लियर आउट कर दिया था कि वो हमारे लिए, अब जैसे दवाइयां एक्सपायर होती हैं वैसे वो हमारे लिए एक्सपायर हो चुके थे, इसलिए हमने ऐसा किया। और अगर रूस लगातार ये कह रहा है तो इसके बाद ये जो परिस्थिति बनी हुई है, जो विक्ट्री डे परेड पर हम देख रहे हैं, जो शक्ति दिखाने की कोशिश की गई है, क्या उसके बाद भी हम ये मान के चलें कि हमें अब रूस है, हालांकि भारत स्वतंत्र है, आप सभी लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि भारत अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, कमर आगा साहब, सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। रूस के साथ एक विश्वसनीयता शब्द जुड़ा हुआ है, भरोसा शब्द जुड़ा हुआ है। भारत ने जब जब मुसीबतों को झेला है तब तक रूस सच्चा साथी बनकर उभरा। अमेरिका पर क्या क्रेडिबिलिटी और वो विश्वसनीयता, वो भरोसा, क्या हम कर सकते हैं वो भरोसा? सवाल ये भी है। देखिए, अमेरिका की कोई अमेरिका में कोई परमानेंट फ्रेंडशिप या इस तरह की चीज नहीं होती, वो इंगेज करते हैं। उनकी पॉलिसी होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट, कि उनका ये मिशन है या ये उनका ऑब्जेक्टिव है, इस मिशन के लिए कौन कौन कंट्री या इस ऑब्जेक्टिव को कौन कौन कंट्री हेल्प कर सकता है, उसकी मदद लेते हैं, उसके लिए वो इंगेज करते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरा हो जाता है। अगर वो चेंज हो जाता है तो नए एक्टर्स आ जाते हैं, नए बदल जाते हैं। उनके यहाँ कोई इस तरह की नहीं, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो वेस्टर्न यूरोप के साथ है, और वही उनके
एलाइज हैं सबसे पक्के, और वो जो उनके साथ हैं ये लोग एक ही क्रिश्चियन, जूडो क्रिश्चियन एलाइज कहलाते हैं। ये लोग सब एक ही धर्म के मानने वाले हैं जिसे कहना चाहिए, हालांकि डिनोमिनेशन थोड़े फर्क भी हैं इनके आपस में। एक ही इनका कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, और यही एक बड़ा समुदाय है या ग्रुप है जो साथ मिलके रहता है। और बाकी सबके लिए वो लोग आते हैं जाते हैं, इंगेजमेंट बदलते रहते हैं, अलग अलग मुल्कों के साथ जुड़ते हैं, फिर वो हट जाते हैं। पाकिस्तान उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, पाकिस्तान से उनके रिश्ते बिगड़ गए हैं, अब वो फिर दोबारा से पाकिस्तान के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो होती है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। रशिया की जहाँ तक सवाल है, ये एशियन, इनको अमेरिकन और यूरोपियन का मानना ये है कि भाई ये लोग एशियन लोग हैं, इनका मतलब इम्पैक्ट इनके ऊपर एशिया का बहुत ज़्यादा है, और ये लोग पुरानी सभ्यता और पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जिसमें फ्रेंडशिप और साथ इस तरह की बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और ये फैक्ट है कि रशिया ने भारत की जिस तरीके से खुल के मदद की है वो बड़ी सराहनीय है, और भारत ने भी उनका हमेशा साथ दिया है। दूसरी बात ये भी है कि अब एक चीज और नजर आ रही है, इस वॉर में क्रैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक पूरा पश्चिमी जो अलायंस था जिसमें जापान भी पार्ट था इसका, जापान ने आज कह दिया है कि वो अब तेल के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, वो रशिया से तेल लेता रहेगा। नहीं, अगर वो तेल को बंद करता है तो उसकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जंग ज्यादा लंबी चली, रशिया का तो नुकसान है ही लंबी चलने में, मैं समझता हूँ, लेकिन ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी में का भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कंट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है, और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी, जो जिनको के ये एडवांस देश कहते हैं, उनके यहाँ की भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी उनके यहाँ। लेकिन सर, जब आपने ग्लोबल इकोनॉमी की बात की, मैं फिर कहूंगी कि इस मंच से आप लोगों के साथ ही जुड़कर बहुत सारी चीजें मैंने सीखी और समझी है। तो ग्लोबल इकोनॉमी को आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सिक्के के दूसरे पहलू को थोड़ा सा पलट देते हैं। अगर ये कहें कि ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, और एक्सपैंड किस तरीके से कर रही है कि एक ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। क्यों हम कहते हैं कि डॉलर की मोनोपोली हो, क्यों नहीं एक दूसरा एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो? क्या हम ऐसे में परिस्थिति में, मैं पहले सिवात सर आपका एक कमेंट इस पर चाहूंगी कि हम कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के सामने एक ऑप्शन भी खुलकर सामने आ रहा है, और अगर ऑप्शन आता है तो वो भविष्य के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। डॉलर की मोनोपोली कब तक चलती रहेगी सिवात सर? देखो, ये तो ठीक है लावनी, मैं बात समझता हूँ कि अभी तक जो है डॉलर का ही बना था, और डॉलर से ही हर चीज होती थी। अब कहीं ना कहीं रुपी, रूबल या रूबल यान, मगर आपको ये समझना पड़ेगा जो ये लड़ाई हुई इसमें बर्बादी हुई है। जो बर्बादी हुई है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। उससे क्या है कि आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट की है 1.4, जिसके अंदर आपके ऑयल के रेट बढ़ेंगे, जिससे आपके बाकी फर्टिलाइजर के और फूड जो है वो महंगा होगा। ये इकोनॉमी किस लिए हो रही है? क्योंकि ये सप्लाई चेन टूट गई है। अब मैं ये कहता हूं कि हम इसमें भारत का नजरिया बहुत जरूरी है। हमने ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजियन हैं हम बातचीत कर रहे हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा है इस लड़ाई से भारत को क्या इंपैक्ट होने वाला। दो बातें हैं, एक तो इकोनॉमी की है कि फूड है, उसके बाद फ्यूल है, फर्टिलाइजर, तीनों महंगे होंगे। क्या आपने सोचा है जो हथियार हमने 60 से 70% रूस से लिए हुए हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसके बाद हमने यूक्रेन से AN-32 जो जहाजों को अपग्रेड कराते थे वो बंद हो गया है। जो हम वहां पर से जो शिप के लिए एक प्रकार से टरबाइन इंजन लेते थे, गैस टरबाइन इंजन, वो बंद होगा। तो हमारे लिए जो नुकसान हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है। मगर मैं लावनी इस बात से समझता हूं कि क्या ये ऐसा तो नहीं है एक न्यू इकोनॉमी ऑर्डर को देगा, क्या ये डॉलर में इसकी बातें अलग होंगी। मगर कोई लड़ाई हो
उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में होना, और इसका ठीक है, इसलिए है कि इम्पैक्ट दोनों पड़ता है। तरफ से बर्बादी बहुत है। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है, humanity को बहुत बर्बादी, नुकसान। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ज्यादा बर्बादी हुई है, जो लॉस हो रहा है ह्यूमन लाइफ का, उसको मैं मानती हूं कि बिल्कुल लॉस हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात कमर आगा साहब, ये कहा जाता है कि अगर आप किसी को पानी में छोड़ दीजिए, तैरना नहीं आता है, तो कम से कम हाथ पैर मार के अपने आप को बचाने की कोशिश की शुरुआत एक करेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि अभी सिवात सर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों पे अभी हर्डल्स आ रहे हैं, तो ठीक है ना, हर्डल आए तो हमें सामने दिखाई दिया, हमें सामने दिखाई दे रहा है, तो हम आत्मनिर्भर की दिशा में जो रफ्तार हमारी 10% थी, हम उसको 30-40% तक बढ़ाएंगे, तो ये तो हमारे लिए फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। कमर आगा साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। हमको जो तेल की कीमत है इतने कम दाम पे रशिया सप्लाई कर रहा है, और दूसरी बात ये कि हम उसमें कोई डॉलर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रूपी रूबल ट्रेड हमारा उनके साथ होगा। और यही नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ें तो हम बार्टर ट्रेड भी उनके साथ करेंगे आने वाले समय के अंदर। वो हमारा सामान लेंगे, हम उनका सामान लेंगे, इसी की बहुत सी चीज़ों पर प्रतिबंध है, तो हम करेंसी नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो उसके चलते हुए बार्टर ट्रेड की भी बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसा पहले एक बार हो चुका है जी। दूसरी बात ये भी है कि केवल इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत से देश जो हैं वो अपनी करेंसीज में, लोकल करेंसी में अब तेल खरीद, सऊदी अरेबिया ने कई देशों से अब उसके जो बातचीत चल रही वो तेल बेचेगा तो लोकल करेंसी में भी बेचने की उसने बात की है, खासतौर से चाइना से बात की है, उसने कहा है। इस तरह से डॉलर की मोनोपोली खतरे में है। देखिए ये जंग जो हो रही है ये एक्चुअली जो हो रही है कि दोबारा से पश्चिमी देशों की जो हेजेमनी कमज़ोर हो रही थी उसको रीस्टैब्लिश करने की का ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। उनको ऐसा लगता है कि रशिया और दूसरे देश जो हैं, इंडिया और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो इमर्ज हो रहा है, उससे इन पश्चिमी देशों को थोड़ा सा खतरा लग रहा है। वो चाहते हैं कि वो ऐसा ना हो, बल्कि यूनिपोलर वर्ल्ड यानी जिसके अंदर अमेरिका की सुप्रीमेसी बनी रहे, वो चैलेंज हो गई थी रशिया के री इमर्जेंस से, भारत के एक बड़े इमर्ज होने से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत अमेरिका के विरुद्ध है या रशिया के विरुद्ध है, भारत जंग के भी खिलाफ है। भारत की पॉलिसी बिल्कुल सही है, भारत बिल्कुल साफ कहता है कि हम जंग के खिलाफ है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे जंग आगे ना बढ़े, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत को इनकरेज करना चाहिए, न कि वेपन सप्लाई, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। इस तरह की बातें करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल है, जिससे कि इकोनॉमी पे भी असर ना पड़े, सबकी तरक्की होती रहे। लेकिन यह है कि पश्चिमी देशों का इस वक्त बहुत बड़ा स्टेक है। अगर इस तरह से डॉलर वीक होता है तो एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर भी बन सकता है जी। और जिसकी कोशिश बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी। और नया इकोनॉमिक ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और इंटरनेशनल ऑर्डर है, इसको भी एक खतरा महसूस हो रहा है। इसमें अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत से देशों की भागीदारी होगी और आने वाले समय में जंग या इस तरह की चीज़ें भी कम होंगी और एक अच्छी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ग्लोबल सभी देशों के लिए। मैं समझता हूँ वो एक अच्छी बात होगी। अब ये देखना है कि कितना समय लगता है, क्या सचमुच अमेरिका इस बात पे राजी होगा या अमेरिका चाहेगा, पूरी कोशिश करेगा। जंग बढ़ भी सकती है, दूसरे इलाकों में भी बढ़ सकती है, क्या होगा ये कहना अभी जंग तो बढ़ेगी क्योंकि जो परिस्थितियां हैं आप खुद देखिए। अभी हम लोग ने इस डिस्कशन के दौरान ही देखा कि अगर अब जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भाई हम हथियार भेज रहे हैं, अमेरिका अपनी तरफ से क्लियर आउट कर चुका है, अब तो जर्मनी भी साफ तौर पर कह रहा है, मतलब कई ऐसे पश्चिमी देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, बैन करने की बात हो रही है, ऑयल बैन की बात हो रही है, G7 ऑयल बैन करने की बात कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो सिवात से देखिए दो विरोधाभास चल रहा है। ये सभी वो देश हैं जो ये बार बार आके अब मीडिया के सामने ये कह देते हैं कि स्टेटमेंट कीजिए युद्ध रुकना चाहिए, ये शांति के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। और मानवता के खिलाफ कह तो रहे हैं लेकिन उसी मानवता पर प्रहार करने के लिए हथियार पर हथियार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर पुतिन ये बात कहते हैं कि पश्चिमी देश स्मार्टली मूव नहीं कर रहे हैं, वो अपने मार्केट को देख रहे हैं, वो युद्ध नहीं रोकना चाह रहे हैं, उन्होंने यूक्रेन को फंसा दिया है, तो फिर तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। तब तो हम लोग और आप अभी 75 दिन है, हो सकता हो कि नेक्स्ट 75 दिन भी हम ऐसे ही डिबेट्स करते रहें, ऐसी ही चलता रहेगा ये युद्ध, क्योंकि रूस क्लियर कर चुका है वो नहीं रुकेगा, उसने साफ साफ कह दिया है। हाँ बिल्कुल, देखो लावनी, इस बात में कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं
ये जो मिलिट्री इंडस्ट्री है उसको बहुत फायदा हो रहा है, हथियार बिक रहे हैं, अमेरिका को बहुत फायदा है, बाकी यूरोपियन कंट्री जो हथियार बनाते हैं उनके को बहुत ज्यादा इससे एक प्रकार फायदा भी है और हथियार भी बहुत बढ़ रहे हैं। और अगर हथियार यूक्रेन को मिलते रहे ये लड़ाई स्टार्ट बहुत ज्यादा खिंचेगी, क्योंकि रूस भी नहीं रुकेगा, रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा, यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा। हथियार मिलते रहेंगे, हथियार मिलने से इंडस्ट्री चलती रहेगी, उनको पैसा मिलेगा। ऐसे में ये लड़ाई किस मोड़ पे जा सकती है ये हमें सोचना चाहिए। ये तीसरे वर्ल्ड वॉर या कल को न्यूक्लियर हथियार का कह नहीं सकते कहां जाएगी अगर ये लड़ाई ऐसे चली, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि क्लियर कट विक्ट्री मिल रही है रूस को। और क्योंकि हथियार आ रहे हैं यूक्रेन के पास और वो भी एक प्रकार जवाबी मुकाबला कर रहा है, और ये यूरोपियन कंट्री को कोई और मतलब नहीं, उनको अपना मतलब है, स्पेशली अमेरिका को उनको फायदा है। जितनी ज्यादा लड़ाई बढ़ेगी इकोनॉमिकली वो उनको एक प्रकार से ज्यादा फायदा होगा, उनके हथियार बिकेंगे, उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी, मगर यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। और मुझे लगता है लड़ाई में रूस का भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि रूस की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है। 1.43 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 1.43 ट्रिलियन डॉलर। तो मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी रुकनी चाहिए, नहीं तो ये पूरे वर्ल्ड की एक ह्यूमैनिटी का नुकसान है, बहुत ज्यादा डिजास्टर हो सकता है। और मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप पहले पूछ रहे थे क्वेश्चन, मुझे लगता है कि जो रूस है, हम ये समझते हैं कि भारत के लिए रूस एक बहुत ही नेचुरल लड़ाई है, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, मगर अब बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें वर्ल्ड जी छवि में फर्क आएगा, क्योंकि रूस के जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक प्रकार से डेंट पड़ेगा, और रूस जो हथियार बनाता था उसके अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि उसकी इकोनॉमी एक प्रकार से कमजोर होगी। और आपका ये पॉइंट मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत जितना जल्दी से जल्दी मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर बनाना स्टार्ट करे, इन हथियारों को खुद बनाए, उतना ही भारत को फायदा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भारत को आगे देख के चलना पड़ेगा, भारत को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, भारत को यह नहीं देखना कि हमने अमेरिका के साथ है, रूस के साथ है, हम सब के साथ है, हम पीस के साथ है, हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ है, पर भारत को अपना न्यू ऑर्डर में अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर बात आती है इंडो पैसिफिक की, तो भारत, अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्री जो हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से अगर बात आती है आपकी साउथ एशिया की, तो भी भारत खड़ा हुआ है रूस के साथ भी और अमेरिका के साथ। तो ओवरऑल सभी अपना अपना पक्ष देख रहे हैं, मगर जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है ऐसा लगता नहीं ये लड़ाई जल्दी रुकेगी। ठीक है, ऐसा लगता नहीं कि ये लड़ाई रुकेगी ऐसे, और इसीलिए हमने कहा कि युद्ध के 75 दिन और जीत के 77 साल हैं, लेकिन ये जो 75वां दिन है ये बहुत कुछ कह रहा है। और अगर ये युद्ध की परिस्थिति ऐसी ही बनी रही तो निश्चित रूप से कुछ परिणाम ऐसे भी आएंगे जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन ऐसा होगा। लेकिन इन सब के बीच कहते हैं ना कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, आपदा में अवसर तलाशना चाहिए। अगर वेस्टर्न कंट्रीज अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रही हैं, अगर व्यापार बढ़ रहा है, हथियारों का व्यापार अगर बढ़ रहा है, तो इन सब के बीच रशिया राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रहा है, और इन सब के बीच भारत को भी ये देखना होगा कि यही वो वक्त है जिसमें खुद को सशक्त करना है, खुद को आत्मनिर्भर बनाना है और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही कदम उठाना है। थैंक यू सो मच एक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच कैमरा के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो युद्ध की ये परिस्थितियां, उन परिस्थितियों पर किस तरीके से तस्वीरें बदलती रहेंगी, क्या कुछ होता रहेगा, वॉर जोन से हर रोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहरहाल आज जो रूस ने शक्ति प्रदर्शन किया है, क्या यूक्रेन पर इसका कोई इंपैक्ट होगा आने वाले समय में, ये भी हम देख लेंगे। बहरहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।